नमस्कार, स्वागत है आपका यूर स्टॉक्स में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ मौजूद है यहां पर प्रशांत पांडे स्टूडियो में। चलिए लेकिन सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हैं कि बाजार में आज गिरावट काफी ज्यादा है। निफ्टी 18,900 के नीचे आ चुका है, करीब करीब 220 अंकों की गिरावट यहां पे दिख रही है। सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी बैंक 500 अंक नीचे, यानी जबरदस्त गिरावट आज बाजार में दिख रही है। कहां से दबाव सबसे ज्यादा आ रहा है? तो रियलिटी इंडेक्स, जहां पर 2.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों पर भी दबाव काफी ज्यादा है। साथ ही पीएसयू बैंक, जहां पर 2% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। और एनएससी के जितने भी इंडेक्स है सभी आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं, यानी गिरावट जो है चौतरफा दिख रही है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है, वो है एक्सिस बैंक। अच्छे नतीजों के बाद यहां पर 1% की तेजी दिख रही है। बाकी सभी निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक्स एक कॉलर शो है, तो आपके पास कोई भी सवाल हो तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, अपने सवाल हमें भेजें। अगले 1 घंटे तक हम कोशिश यही करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। स्नेहा सेठ है एंजल वन से, और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोराक्षकर साहब भी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश जी, सबसे पहले बाजार पर आपका एक व्यू लेंगे। क्या लग रहा है, बाजार की गिरावट यहां से और गहरा सकती है क्या? लग रहा है कि देखिए गिरावट बहुत जल्दी आई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में तेजी भी बहुत छोटे समय में आई थी। तो ये जो मार्केट में एक्स्ट्रा फ्रॉथ और जो ओवर वैल्यूएशन कई स्टॉक्स में हमने देखा था, वो अभी करेक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल से देखिए इन्वेस्टर्स को पैनिक बिल्कुल करना नहीं चाहिए। जो सिलेक्टेड स्मॉल कैप, मिड कैप्स या लार्ज कैप्स है, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छी है, जैसे कि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा डाउन है। उसके बाद रियल एस्टेट में काफ़ी कंपनियाँ जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाने के बाद भी आज स्टॉक्स डाउन है। मेरे ख्याल से गिने-चुने स्टॉक्स में हो सके तो थोड़ा-सा एवरेज करके यहाँ पे पोज़ीशंस ऐड कर ले। हो सकता है कि मार्केट थोड़े समय के लिए अंडर परफ़ॉर्म करे, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ जहाँ पे अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, वहाँ पे मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। ओवरऑल इंडेक्स लग रहा है कि जितना नेगेटिविटी होना था उतना ऑलरेडी हो चुका है। मेरे ख्याल से कोई भी पॉज़िटिव सरप्राइज़ या पॉज़िटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो मार्केट बाउंस बैक भी काफ़ी तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है घबराना नहीं चाहिए, बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए, क्योंकि इंडेक्स को लेके डेफिनिटली विक्स का जो नंबर अभी हम देख रहे हैं, उससे यही लगता है कि शॉर्ट टर्म में नेगेटिव ट्रेंड मार्केट में चलेगा। बट डेफिनिटली स्टॉक स्पेसिफिक रवैया कोई अपनाता है, तो अच्छी खासी पोर्टफोलियो बनाने का समय है, तो डेफिनिटली इसको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ठीक है, तो ये है फिलहाल बाजार पर नजरिया अविनाश जी की तरफ से आता हुआ। चलिए अब पहले कॉलर को अपने शो में जोड़ते हैं। ज्ञानेश्वर हैं मुंबई से। ज्ञानेश्वर जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार जी, मुझे पूछना था आईआईएफएल सिक्योरिटी लिमिटेड एक्चुअली जो अभी डाउन है, होल्ड करना चाहिए कि बेच दूं? क्योंकि मेरा 108 का खरीदी है। ठीक है, ठीक है। स्नेहा जी गुड मॉर्निंग। मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा आईएफएल सिक्योरिटीज पे, लेकिन आप भी जरा बाजार पर कुछ अहम लेवल सजेस्ट करें तो बेहतर होगा। वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप निफ्टी देखें तो लास्ट 3 दिनों से ये कंटिन्यूसली हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा है। एक चीज है करके कि जिस तरह के 19,000 के स्ट्राइक में काफी अच्छा बिल्डअप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आज की एक्सपायरी में भी उसके नीचे ही दे। और अगर इस तरह की ही क्लोजिंग आती है तो पॉसिबिलिटी है करके कि अगर आज 19,000 मतलब 18,900 के नीचे ही क्लोजिंग देता है, जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, तो पॉसिबिलिटी कि थोड़ा और करेक्शन आएगा और हम मे बी 200 सिंपल मूविंग एवरेज के पास जाए, तो जो कि अराउंड 19,600 के आसपास है। तो यहाँ से इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि एक अच्छे लेवल पर है। यहाँ से अगर बाउंस बैक भी आता है और हम 90,000 के ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी कि एक रिवर्सल भी आ जाए। बट अगर आज के दिन इसी तरह की क्लोजिंग आती तो पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा और पेन रह सकता है। तो बहुत ही सिलेक्टिव ट्रेड करना चाहिए अभी के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। ये अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो आपको जो स्टॉक्स काफी अच्छे करेक्ट हो गए तो आप थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करके कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट करें। ओवरऑल अगर आप डेरिवेटिव्स के फ्रंट पे काफी चीजें देखें, जैसे कि पुट कॉल रेशियो 0.67 के पास आ गया है, एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 26 के आसपास है, तो ये सारी चीजें बहुत ओवरसोल्ड दिखा रहे हैं मार्केट को। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि अभी के लिए बहुत अग्रेसिव नहीं करें। अगर निफ्टी यहाँ से 19,000 के ऊपर चला जाता है तभी ही जाके एक बाइंग करना चाहिए इंडेक्स में। हालांकि अगर इंडिविजुअल काउंटर्स की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक जहां भी काउंटर्स अगर आपको लग रहा है कि अच्छे लेवल्स पर है, आप देख रहे थे और अच्छे लेवल्स पे आपके मिल रहे हैं, तो अभी आप वो फोकस कर सकते हैं। बट
अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, वीक के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस ही। अब IIFL पे जरा राय दे दीजिए। कि अगर आईएफएल सिक्योरिटीज की स्पेसिफिकली बात करें तो स्टॉक ने अपमूव दिया है और दैट इज अगेन सपोर्टेड विद वॉल्यूम्स, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। अभी थोड़ा मे बी नीचे जरूर आया था बट मेरा मानना है कि 92 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो जब तक वो 92 के आसपास या उसके आसपास सपोर्ट ले रहा है मेरा मानना है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अपमूव आए और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है 112 का वो रहता है। अगर यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आती है 112 क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी करके कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ आके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 127 124 के तक के भी लेवल्स दिखे। तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 92 अगर किसी के भी लॉन्ग है तो होल्ड कर सकते। ओके, तो होल्ड करने की सलाह आईएफएल सिक्योरिटीज को लेकर। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, नरेंद्र है महाराष्ट्र से। नरेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है? सर जी, मैंने BSE के 100 शेयर लिए वाले हैं 800 रुपए से। क्या 800 रुपए पे? 800 रुपए से लिए वाले हैं सर, स्प्लिट के बाद। ओके, ये 800 रुपए पे, 1800 पे नहीं। एक बार करेक्ट कर लेंगे हम स्क्रीन पे आपके खरीद के भाव को। अविनाश जी, क्या करना चाहिए इनको? अप्रैल से लगातार जो रैली चल रही थी, हालांकि आज बाजार ही कमजोर है, इस वजह से यहाँ पे गिरावट दिख रही है 6-7% की, लेकिन वन वे रैली एक महीने में करीब करीब 30-35% की, 6 महीने में देखे तो 250% की तेजी आ चुकी है। और वो ट्रांजैक्शन चार्ट जो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में, वो भी 1 नवंबर से रिवाइज करने वाले हैं। क्या ये बुलरन जो BSE में चल रहा है, नई वेब थ्योरी जो चल रही है, क्या आगे भी जारी रहेगी? विश्वमोहन, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने 800 रुपए में शेयर खरीदे हैं, अभी करीबन 1655 रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा इनको रिटर्न मिल रहा है। मेरे ख्याल से एक बार तो मुनाफा वसूल कर ले, क्योंकि वैल्यूएशन जिस प्रकार का अभी BSE का चल रहा है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सारे एक्सचेंजेस ग्लोबली अगर आप कंपेयर करें तो सबसे महंगा शेयर BSE का है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो इन्होंने डबल ऑलरेडी कैपिटल कमा लिया है, एक बार थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले और उसके बाद अगर ये थोड़ा सा और गिरता है तो निचले लेवल पे खरीदने के मौके मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एटलीस्ट 1x काइंड ऑफ कैपिटल गेन्स उन्होंने बनाए, तो एक बार तो मुनाफा वसूल कर ले और इनकी क्वांटिटी भी काफी छोटी है, तो इसका फायदा इनको लेना चाहिए। मिला है वो फायदा घर ले जाए और लोअर लेवल पर वापस से एंट्री करने की कोशिश करे और फिर एक्सपर्ट की सलाह ले कि कहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए। फिर आपको बता दें 28 तारीख यानी कि शनिवार का दिन, अब से बस 2 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड का महाकुंभ, और ये शो दिन भर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। बढ़ते हैं आगे और अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और ये ऑप्शन का चैंपियन। तो ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पा जी, बताइए इस बाजार में, इस दबाव भरे बाजार में आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के ऐसे माहौल में मुझे लगता है इंडाइसेस पे एक ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है ऑन द कॉन्ट्रास्ट साइड। यहाँ पे मुझे लगता है 19,000 का कॉल ऑप्शन आज के एक्सपायरी का, जो रफली 11 रुपए में भी ट्रेड कर रहा है। आप इसको एक हीरो जीरो के हिसाब से ले जाइए, इसको स्टॉप लॉस 1 रुपए का या मेंटेन कीजिए, और यहाँ से बाउंस बैक अगर ये जो एक्सपेक्टेड है आता है तो ये आपका 11 रुपए का ऑप्शन आपको आराम से 35 से 48 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शिल्पा जी आपका इस रणनीति के लिए। शिल्पा राउत की निफ्टी पर रणनीति, फिलहाल निफ्टी की जो अभी की 11 रुपए की कॉल है वो खरीदें, लक्ष्य 48 तक का, अधिकतम मुनाफा 2400 तक का और नुकसान 550 तक के आपको यहाँ हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए वायदा बाजार में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, इसलिए बहुत सोच समझकर निवेश करें। ये हमारा रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और टेक महिंद्रा के दूसरी तिमाही के नतीजे कमजोर रहे। कंपनी की डॉलर आय में 2.5% की गिरावट आई, वहीं मुनाफे और मार्जिन पर भी दबाव दिखा। नतीजों के बाद हमारी सहयोगी ऐश्वर्या ने टेक महिंद्रा के MD और CEO मोहित जोशी और CFO रोहित आनंद से बात की। सुनते हैं आखिर उनका क्या कहना है। तो अगर आप हमारा रेवेन्यू देखिए तो क्वार्टर क्वार्टर 2.4% कम हुआ है। 1% उसका एट्रीब्यूटेबल टू द सेक्टोरल डिस्क्रिशनरी स्पेंड रिडक्शन के तय हम उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं।
जो बाकी 1.4% है, देयर आर सर्टेन एक्शंस जो हमने लिए हैं इंटरनली एज एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहे हैं, हम अपना कोर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। सो ये जो प्रोडक्ट, सर्विस लाइन, ज्योग्राफी और कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो हमारे कोर में नहीं फिट हो रहे थे, तो इसलिए हमने इसमें वन टाइम एक्शन लिया है जिसकी वजह से हमें बहुत रेवेन्यू और मार्जिन्स में इम्पैक्ट आया है। सो वो उसके चलते हमारा क्वार्टर रेवेन्यू 2.4% डिक्लाइन हुआ है। अगर मार्जिन्स की बात करें, हमने डबल डिजिट टेक महिंद्रा के मार्जिन्स में देखा है। रिकवरी अब सिंगल डिजिट से डबल डिजिट तक कब तक देख सकते हैं? और बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशंस है एट दिस पॉइंट, क्या उसका इम्पैक्ट है? हाउ मच ऑफ इट इज़ एक्चुअली द वॉर एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ इकोनॉमिक स्लो डाउन? अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकें। मार्जिन्स, पहले मैं मार्जिन्स की बात करता हूँ। जैसे कि आपने पूछा, हम नॉर्मलाइज्ड EBIT मार्जिन्स हमारे 7.3% है अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करिए। एंड जैसे कि आपने बोला, वो हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट से लो हैं। जैसे कि हम अपना कोर डिफ़ाइन कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेआउट कर रहे हैं, उसमें मार्जिन्स हमारा काफ़ी बड़ा फोकस रहेगा। एंड जैसे कि हम Q3 में थोड़े और प्रायोरिटाइजेशन एक्शन करेंगे ऑन द पोर्टफोलियो। Q4 से हम बेसलाइन इस्टेब्लिश करके एक सालाना प्लान सबके आगे रखेंगे जिसमें मार्जिन एक बहुत बड़ा फोकस रहेगा। और हमारा पहला एम उसमें ही रहेगा कि हम कैसे अपने ओल्ड मार्जिन लेवल तक जाएं, जिसके बाद हम उससे भी ऊपर की आशा करेंगे। सर, आप अब CP सर के बाद आप टेक ओवर करेंगे जैन से। जब आपके नए साल में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी तरफ से टेक महिंद्रा के लिए? हाँ ऐश्वर्या, सो जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी मुझे टेक महिंद्रा ज्वाइन किए हुए करीब 110 दिन हुए हैं। और अभी CP गुरनानी जी तो 19 दिसंबर तक CEO रहेंगे। पर हमने अपना इंटरनली प्लान बनाना शुरू कर दिया है और हमने एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शेयर किया है जो 1 जनवरी से लागू होगा। हमने काफ़ी सारी कुछ सीनियर हायर्स को भी अनाउंस किया है जो सप्लीमेंट करेंगे हमारी ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बेंच जो है। पर जैसा मैंने कहा कि मे बी तकरीबन अप्रैल तक हम आपके पास वापस आएंगे डिटेल्ड प्लान्स के साथ, एक बिजनेस का प्लान, एक मार्जिन्स का प्लान और एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान। कॉर्नर में आज हम बात करेंगे ब्लू जेट हेल्थ केयर के IPO की। जी हाँ, मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार IPO के बारे में जानकारी दे देते हैं दर्शकों को। 27 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा, यानी कि कल तक। इशू साइज है 840 करोड़ रुपए का। और ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी इसमें फ्रेश इशू नहीं है, पूरा 840 करोड़ रुपए का OFS है, यानी कि जो पैसा है कंपनी में नहीं आएगा। जो निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं कंपनी में, उनके पास पूरा का पूरा पैसा जा रहा है, यानी कि ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा जो भी पैसा IPO के जरिए जुटाएगी कंपनी। प्राइस बैंड की बात करें तो 329 से 346 रुपए, लॉट साइज 43 शेयर और प्रोमोटर होल्डिंग 100% से घटकर 86% हो जाएगी। और अगर हम ऊपरी प्राइस बैंड के ऊपरी सिरे से 346 रुपए से अगर आप जोड़ेंगे तो मार्केट कैप होगा करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो बढ़िया, ठीक ठाक मार्केट इसका साइज है। कारोबार क्या करती है? कारोबार करती है API और CDMO। API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मा सेगमेंट में भी है। और CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसका कारोबार है। 75% आय आता है इसका CDMA कारोबार से। आय में 85% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से है और 15% घरेलू कारोबार से है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर सैकरीन, आपने सुना होगा, सैकरीन बनाने वाली ये पहली भारतीय कंपनी है। और इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रिएक्शन जो कैपेसिटी है वो है 1020 किलोलीटर की। तो ये मोटी मोटी बातें, आगे हम फाइनेंशियल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आस्था जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि हम देख रहे हैं कि फार्मा सेगमेंट में भी कारोबार है, आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाती है, तो कहीं ना कहीं केमिकल वाला भी कंपोनेंट है। तो कौन सा सेगमेंट इसके लिए तय करें? फार्मा वाली कंपनी है या फिर ये केमिकल वाली कंपनी है? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, मेरे हिसाब से तो इनका
सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट से आता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट क्या होता है? ये एक तरह के केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि कहाँ काम आते हैं, जो हम एमआरआई कराते हैं या सिटी स्कैन की मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, वहां पे ये केमिकल एजेंट्स लगते हैं। और ये जो केमिकल एजेंट्स हैं, ये क्या काम आते हैं? ये दिखाते हैं कि अंदर के जो बॉडी के टिश्यूज हैं, उनकी विजिबिलिटी ये प्रॉपरली उनको बढ़ा के दिखाते हैं, जिससे कि डिसीजन लिए जाते हैं। सो ये इस तरह का काम करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से केमिकल रिलेटेड कंपनी ही मतलब मानी जाएगी, ऑल्दो फिर ये एपीआईज में भी है। दूसरा ये हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स बनाते हैं, सैक्रिन और सॉल्ट, वो कहाँ काम में आते हैं? कोलगेट पामोलिव वहां पे काम में आ गए आपके। फिर देखा जाए तो कन्फेक्शनरी में आ गए, बेवरेजेस में काम में आ गए। लेकिन मेजर पार्ट जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स का है, जहाँ के ये एक तरह से एक्टिव एजेंट्स हैं। एमआरआई और ये जो मशीन्स वगैरह रहती हैं वहां पे, ये बेसिकली वहां पे जो काम में आते हैं ये। तो एक केमिकल कंपनी के तौर पे इसे देखा जाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल वाली कंपनी है और ये कैटर करती है फार्मा को भी, उस सेगमेंट को डायग्नोसिस वाले में, और दूसरी साइड में एफएमसीजी सेगमेंट को भी ये कैटर करती है। ठीक है, तो ये ब्लू जेट हेल्थ, इसको आप समझ गए कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर में प्रेजेंस है। अब सवाल आस्था जी आपसे ये आता है, मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है, ये देखिए कि पूरा का पूरा 100% OFS है, मतलब कि कोई भी जो पैसा है कंपनी में नहीं आ रहा है, निवेशकों के पास जा रहा है। क्या आप भी इस चीज को लेकर थोड़ी सी कॉशियस हैं, थोड़े चिंतित हैं, या फिर ठीक है? देखिए, ये बात जरूर है, ओएफएस जब भी आता है तो हम उसे कभी भी बहुत अच्छा नहीं लेते हैं। थोड़ा तो फ्रेश इशू होना भी चाहिए ताकि कंपनी के जो ग्रोथ है उसमें काम में आए। लेकिन इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे ना अभिषेक जी, तो बैलेंस शीट बहुत सॉलिड है। एक तो डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लोज है, सो इनको इतना ज्यादा पैसे का जरूरत भी नहीं लगता है। केपेक्स इनके काफी सारे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ओएफएस जो है वो एक एलिमेंट थोड़ा सा चिंताजनक लगता है। और अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आज भी अगर मैं मार्केट की पोजीशन देखती हूँ तो मार्केट्स बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा सेंटिमेंट और ये एलिमेंट थोड़ा सा जिसे कहते हैं हम थोड़ा सा बिगाड़ता है। लेकिन कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए तो वहां पे अगर फोकस किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा इस कंपनी को के आकलन करने में। ओएफएस जरूर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे नहीं इतना अच्छे से लूंगी, लेकिन बाकी के फंडामेंटल्स मुझे कंपनी की काफी बढ़िया लगते हैं। ठीक है, बढ़िया है। और कई बार क्या होता है ना कि पैसे की ज़रूरत तो तभी पड़ती है ना कि जब आपके पास कैश ना हो, बैलेंस शीट थोड़ी सी डामाडोल हो, तो वो पुख्ता है, तो एफएस वाला हैंगओवर उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली ये ज़रूर है, और जैसा कि आस्था जी बता रही थी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स जिसका कि वो जिक्र कर रही थी, सिटी स्कैन वाली मशीन में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उससे जो आय आता है 70% उसी से आता है। हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स उससे आ जाती है 24.5%, और फार्मा इंटरमीडिएरीज उनसे आती है करीब करीब 4.5% के आसपास का। उसमें एपीआई वाला भी थोड़ा सा सेगमेंट है। तो आस्था जी आप सलाह क्या दे रही हैं, क्या ये ठीक है? क्योंकि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि बाजार का जो मूड है वहां पर तो अच्छे सब्सक्रिप्शन वाले भी आईपीओ की पिटाई हो रही है। ब्लू जेट, क्या ये बढ़िया ऑप्शन होगा अगर किसी को प्राइमरी मार्केट में आईपीओ में अगर निवेश करना है तो? जी देखिए, ब्लू जेट की बात करें और आज जिस तरह से जो एक लिस्टिंग हुई है वो खराब हुई है, उसके पीछे का भी मैं आपको कारण बताती हूँ। देखिए, जिस तरह से एक न्यूज भी आई थी कि दिल्ली सरकार अब ईवी की तरफ जाएगी, तो जिस दिन ये न्यूज आई थी उसी दिन हमने देखा सारी गैस कंपनियों में एक बहुत भारी गिरावट आई, जबकि महानगर गैस या गुजरात गैस के तो ज्योग्राफिकल एरियाज भी नहीं है दिल्ली, जहाँ पे कि ये एक खबर आई थी। लेकिन एक सेंटिमेंटल इफेक्ट था और वो पूरी सभी कंपनियों को उसने लेके हमने देखा गिरावट दिखाई दी। और उसी वजह से जो आज की लिस्टिंग है, क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र की एक कंपनी है, तो वहां पे भी हमने एक लिस्टिंग देखी और उसके बाद देखा जाए तो मार्केट का माहौल भी ठीक नहीं था। लेकिन अब अगर मैं ब्लू जेट इंफ्रा की बात करूं तो देखिए, ये कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पूरे विश्व में सिर्फ 4 ऐसी कंपनी है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स है और उनको सप्लाई करने का उनमें
में से 3 कंपनियों को सप्लाई करने का काम ये कंपनी करती है। भारत में आपने खुद ने ही बताया कि एकमात्र कंपनी है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स में है। देखिए मार्केट साइज काफ़ी अच्छा खासा है, $5.9 बिलियन का मार्केट साइज है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट का, और ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 वर्षों में 6 से 8% सीएजीआर से ग्रो करेगा। तो वहाँ कंपनी के लिए मार्केट साइज काफ़ी बढ़िया है। अगर वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंपनियाँ बनाती हैं और उनमें से 3 को ये कैटर कर रहे हैं और वो 4 कंपनियाँ मिला के पूरा 70% मार्केट ले रही है पूरे वर्ल्ड का, मैं यहाँ सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ। तो अब आप सोचिए कि कितना बड़ा क्लाइंटेल इनके हाथ में है। तीसरी तरफ ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये हाई एंट्री बैरियर्स है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट है इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट इंटरनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स रखने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए बॉडी में कोई चीज अगर जाती है तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी होते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। चौथी बात देखा जाए तो 1968 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हो गई थी, तो पुरानी कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, निश प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि इंडिया में तो कोई बनाता नहीं है। तो इन सभी पैरामीटर्स पे कंपनी मुझे ठीक लगती है। पांचवी बात है वैल्यूएशन, तो देखिए वैल्यूएशन भी ये 37 के पी मल्टीपल पे आ रही है। 37 का पी मल्टीपल वैसे तो अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन अब इनकी कोई पीयर ही नहीं है, तो उसके हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत महंगा है, क्योंकि वो एडवांटेज भी इसको मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसे हम कहते हैं, तो वो भी ये इस क्षेत्र की पहली ऐसी कंपनी आ रही है। तो इन सभी को अगर मैं जोड़ती हूँ तो मुझे ये आईपीओ ठीक लगता है। एक दो नेगेटिव्स हैं वो आपने भी गिनाया, ओएफएस है, और दूसरा देखा जाए तो सिर्फ 10% डाइल्यूशन के लिए आ रहे हैं, तो 15% का डाइल्यूशन, क्योंकि मैंडेटरी 25% डाइल्यूशन होता है पब्लिक के लिए, तो मैंडेटरी लिमिट को पार करने के लिए इनको अभी 15% का डाइल्यूशन और करना बाकी है, जो कि 3 साल की लिमिट होती है उसके लिए। तो ये वापस से उतरेंगे मार्केट में 15% के डाइल्यूशन करने के लिए, तो वो भी थोड़ा सा एक पॉइंट लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन सभी लेखा जोखा मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लगाना चाहिए। अब लिस्टिंग गेन की बात करें तो देखिए उसके हिसाब से लगाएं तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, क्योंकि मार्केट खराब है, कंपनी में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मार्केट का सेंटिमेंट ऐसे ही खराब चला तो उसकी गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिस्काउंट में लिस्ट होगा, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन्स की तो उम्मीद ना करें। मुझे लगता है कि छोटा मोटा अगर हो गया, प्रोवाइडेड मार्केट ने साथ दिया, तो ये छोटे मोटे लिस्टिंग गेन भी दे देगा लिस्टिंग के दिन। तो पूरी जो दारोमदार है वो मार्केट पे है अगर लिस्टिंग गेन की बात करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी ये ठीक लगता है। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं सब्सक्राइब करने की सलाह दे रही हूँ। लिस्टिंग गेन के दिन मार्केट अगर बढ़िया रहा या फिर मार्केट ने साथ दिया सेंटिमेंटली, तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन भी हमें होते हुए नजर आएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए ये सब्सक्राइब। ठीक है आस्था जी, क्या है ना कि देखिए बाजार आज मूड खराब है, कल को मूड ठीक भी हो सकता है, और कम से कम 10 दिन का समय तो है कि आईपीओ क्लोज होगा, उसके बाद बीच में 1-2 छुट्टियां आ जाएंगी वीकेंड वाली, उसके बाद उम्मीद करके चलेंगे कि 10 दिन बाद शायद ये स्थिति ना रहे, हम थोड़े से दूसरे साइड पर ब्राइटर एस्पेक्ट की तरफ देखें तो चीज़ें शायद ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन आप बता रही थी कि बहुत ही नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है कंपनी, लेकिन आस्था जी वहाँ पर क्या ये जोखिम है क्या? क्योंकि इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यूज़ है वो यूरोप से आती है, अमेरिका से आती है, और वो मार्केट काफ़ी रेगुलेटेड भी है, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं वहाँ पर। क्या वो कंसर्न है कंपनी की अगर बात करें तो? देखिए वो लेकिन कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट बहुत पुराना है, तो वो इन सब चीजों को लेके काफी यूज्ड टू हो चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड काफी है मैनेजमेंट, क्योंकि 1968 में ये कंपनी मतलब आई थी एज अ सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, जिसमें कि इनका कैपेबिलिटीज थी स्पेसिफिक केमिस्ट्री को लेके। सो काफी अनुभवी प्रमोटर्स हैं, तो ये आज की बात नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि यूरोप में अभी थोड़ी सी मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे कि हमने न्यूज में भी देखा जर्मनी में थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत बड़ा फर्क इस कंपनी के बिजनेस को पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये अलग ही बिजनेस है, ये एक हेल्थ केयर की तरफ वाला बिजनेस है। सो वहां पे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और जहां तक स्ट्रिंजेंट रूल्स की आपने बात की, तो कंपनी अनुभवी है इस क्षेत्र में, नई नहीं है, तो शायद उन्हें पूरा अनुभव भी रहेगा कि वो इस चीजों को कैसे टैकल करते आ रहे होंगे और आगे कैसे टैकल करेंगे। तो वो बड़ी चिंता नहीं लगती, चिंता सिर्फ मुझे एक तो मार्केट की लगती है,
और दूसरा ये है कि ये बाद में भी थोड़े डाइल्यूशन के लिए आएंगे, तो वो थोड़ा सा एक सेंटिमेंट जितना बहुत बड़ा पॉजिटिव मैं इसके लिए बोल सकती थी, उसके लिए इतना नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि 2-3 चिंताएं तो बिल्कुल एसोसिएटेड है, बट फंडामेंटल्स काफी सॉलिड है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखिए, डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी 34-35% है, ग्रॉस एबिटा मार्जिन की मैं बात करूँ तो 32% है, जो बढ़िया है, और आगे जाते हुए ये मेंटेन हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर केमिकल कंपनीज के लिए सबके लिए भारी टैक्स था कि वहां पे कॉस्ट बढ़ी थी। और केमिकल कंपनीज के साथ एक और चीज रहती है अभिषेक जी, कि ये स्पेशली मैं इस कंपनी की बात करूं तो एकदम से कस्टमर्स को पास नहीं कर पाते प्राइसेस, अगर प्राइसेस बढ़ती भी है तो इनपुट कॉस्ट उसमें टाइम लैग आता है, और उसी वजह से इनके लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में हमने मार्जिन में एक टिप भी देखा था। लेकिन मुझे लगता है आगे जाते हुए सब सिचुएशन अब ठीक हो चुकी है, तो ये मार्जिन भी बढ़िया दिखाएंगे। सो सब्सक्राइब की रेटिंग है, स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए अगर मार्केट की कंडीशंस अच्छी जी जी। आस्था जी, देखिए होता है क्या ना कि आईपीओ जब आते हैं ना तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और निवेशकों की नहीं टेंडेंसी होती है, मानसिकता ये होती है कि आईपीओ मतलब कि 15-20% तो कम से कम लिस्टिंग गेन हो जाए, लोग तो 50% और डबल लेके भी चलते हैं। तो मान लीजिए अगर टेपिड अगर लिस्टिंग गेन की उम्मीद है 5% 10% वाला, तो क्या ये बेहतर है कि लिस्ट हो जाने दे, अगर कंपनी अगर अच्छी है तो अपना दम जरूर दिखाएगी और सेकेंडरी मार्केट में ले ले फिर? देखिए, मैं फिर से बोलती हूँ, अगर मार्केट साथ रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये जो प्राइस पे ला रहे हैं उसके नीचे का प्राइस हमें शायद देखने को मिलेगा, अगर मार्केट ने साथ दिया तो फिर ये जो प्राइस है यही अट्रैक्टिव प्राइस हो जाता है जिस प्राइस बैंड पे ये लोग अभी अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो वो चांसेस थोड़े कम लगते हैं। लेकिन 100% तो कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो उस थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लगता है लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, और इसमें रिटर्न मिलना चाहिए, और शायद फिर ये जो प्राइस जिस पे ला रहे हैं उससे ऊपर अगर लिस्टिंग हुई तो शायद ये प्राइस तो मिलेगी नहीं वापस से, तो वो एक मेरा यहाँ पे लॉजिक है। ठीक है, तो अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं छोटे से छोटे गेंस वाले भी, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ना आईपीओ में पैसे लगाइए। अच्छी कंपनी है, नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं, मतलब ठीक ठाक कहेंगे, तो एक बढ़िया मौका आपके लिए ब्लू जेट हेल्थ केयर के आईपीओ में। और इस पर आस्था जी की राय, सब्सक्राइब की, लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसे लगाइए, और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो भी बढ़िया कंपनी है, इसके साथ आप जा सकते हैं। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और इस आईपीओ का बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बारीकी से हम कहेंगे एनालिसिस करने के लिए। शक की ओर बढ़ते हैं। सतीश हैं सूरत से, फेसबुक के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एनएचपीसी के इनके पास 600 शेयर हैं और 42 रुपए के लेवल पर इन्होंने एंट्री की है, और इस गिरते हुए मार्केट में भी उनकी जो एंट्री थी वो इतनी अच्छी थी कि फिलहाल मुनाफे में नजर आ रहे हैं। अविनाश जी, क्या होगी सतीश को सलाह एनएचपीसी पर? आई थिंक प्रशांत, इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, हाइड्रो पावर जनरेशन में एनएचपीसी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन ये प्लान कर रहे हैं, मेरे ख्याल से देखिए हाइड्रो पावर में हमको लग रहा है कि हालांकि इसका शेयर ओवरऑल पावर सेगमेंटेशन में कम है, बट फिर भी काफी यूनिकली पोजिशनड है। अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड इनके कॉस्ट प्राइस से इनको मिलेगी, और काफी डिफेंसिव वाला शेयर है, तो मेरे ख्याल से बढ़ता भी थोड़ा लिमिट से है और गिरता भी काफी लिमिट से है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल प्रोटेक्शन भी देता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ठीक है, अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। इनका नाम है विपुल माहेश्वरी, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। आईआरसीटीसी के इनके पास 100 शेयर हैं, 705 रुपए के भाव पे इन्होंने ऊपरी स्तरों पे इसके खरीदारी की। आईआरसीटीसी पे अविनाश जी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि आईआरसीटीसी भी लंबी अवधि के लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इनका सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। ज्यादातर इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो इंटरनेट बुकिंग से आता है, और जिस प्रकार से अभी नॉर्मल सी आ गई है, देखिए रेलवे इंफ्रा थीम में मुझे लग रहा है कि ये शेयर है जो बहुत कम चला है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की बैलेंस शीट है, जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है, नजरिया अगर मीडियम टर्म रखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे कोई घबराहट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ऑलरेडी हमको पता है कि जिस प्रकार से रेलवेज का मूवमेंट है, स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिए जो इनकी गाड़ियां चलती है, यहाँ पे अच्छे मार्जिन भी ये कमाते हैं, प्लस एफोर्डेबल होटल्स में भी ये आना चाहते हैं। तो ऑल सेड एंड डन अगर नजरिया 12-15 महीने है तो प्लीज होल्ड ऑन।
यहाँ पे एक डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए एक बार स्नेहा से मार्केट पर राय ले लेते हैं। स्नेहा बताइए एक बार, हम जो प्रेशर है वो साफ तौर पर देख रहे हैं और 18,900 के नीचे इस वक्त निफ्टी। आपका नज़रिया पहले वाला ही कायम है? संक्षेप में ज़रा बताएं। जी, अगर आप देखें तो जिस तरह से जो हमने लेवल्स बात किए थे ऑलरेडी 18,900 के नीचे भी आ गए। इनफैक्ट अभी जब हम ये शो के दौरान हमने देखा कि 18,900 के जो कॉल्स है वहां पे भी फ्रेश राइटिंग आ रही है। तो ओवरऑल जिस तरह से प्रेशर है, मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक की चांसेस आज थोड़े कम है। तो वो होप से कोई अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करे। अगर कोई शॉर्ट में है तो अपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करना की सोचे, बट अग्रेसिवली ट्रेड के लिए अवॉइड करें। करेंगे स्नेहा जी। उसके साथ ही अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।